दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विपाशा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1991 में हुए भारत में आर्थिक सुधारों के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों श्रीलंका के बाद भारत का एक और पड़ोसी देश आर्थिक बदहाली के कगार पर पहुंच गया है। पाकिस्तान इस समय आर्थिक रूप से कंगाल होने की कगार पर पहुंच गया है। अगर उसे इस समय किसी देश से मदद नहीं मिली तो कुछ दिनों बाद वहां की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, और अगर उसे आर्थिक मदद नहीं दिया गया तो वह डिफॉल्ट भी हो सकता है। दोस्तों पाकिस्तान की हालत ये हो चुकी है कि उसका जो फॉरेक्स है, विदेशी मुद्रा भंडार है, $3 बिलियन ही बचा है, जिससे कहा जा रहा है कि इतने से पाकिस्तान केवल 2-3 हफ्तों के लिए ही आयात बिल चुका सकता है। दोस्तों जिस प्रकार आज पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है, वैसा ही संकट भारत के सामने भी आया था 1991 के समय। भारत वैसे 1985 से ही भुगतान संतुलन की समस्या झेल रहा था, लेकिन 1990 के बीते बीते यह समस्या एक गंभीर संकट का रूप धारण कर चुकी थी, और जो सरकारें थी वह दिवालिया होने के कगार पर आ चुकी थी। रिजर्व बैंक नया क्रेडिट देना बंद कर दिया था और विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि मुश्किल से 2-3 हफ्तों का आयात ही करना संभव था। दोस्तों इस गंभीर संकट के समय भारत ने विश्व बैंक और IMF जैसी ऋण प्रदाता संस्थाओं से संपर्क साधा और उनसे देश को $7 बिलियन का ऋण उस संकट का सामना करने के लिए मिला। लेकिन उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थाओं ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाई। यानी दोस्तों IMF ने कहा कि हम ऋण देंगे, लेकिन पहले इन शर्तों को आप लागू करिए, उसका पालन करिए। जैसे कि सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी और अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी। इसके साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे। और दोस्तों भारत ने आखिरकार विश्व बैंक और IMF की इन शर्तों को मान लिया, क्योंकि भारत को इस संकट से उबरना था। और इन संकट से उबरने के लिए भारत ने नई आर्थिक नीतियों की घोषणा की। और दोस्तों इन नई आर्थिक नीतियों को ही हम LPG सुधार के नाम से जानते हैं। इन नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया था। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना और फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। दोस्तों 1991 में जब नई आर्थिक नीतियों को लागू किया गया, उस समय देश के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। वर्ष 1990 के आर्थिक संकट का सामना करने के लिए भारत सरकार ने कई आर्थिक सुधार कार्यक्रम आरंभ किए, जिसे नए आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। 24 जुलाई 1991 को उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के द्वारा घोषित की गई इस नई औद्योगिक नीति ने देश में वृहद आर्थिक सुधारों की एक प्रक्रिया की शुरुआत की। आर्थिक सुधारों के 3 विस्तृत घटक निम्नलिखित हैं। दोस्तों इन नई आर्थिक सुधारों के तहत जो 3 मुख्यतः सुधार किए गए थे हुए थे LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों को अपनाया गया था। इसमें उदारीकरण की नीति उद्योगों और व्यापार के लिए लाइसेंसिंग के स्थान पर उदारीकरण की नीति अपनाई गई। निजीकरण की नीति उद्योगपतियों के लिए कोटा प्रणाली के स्थान पर निजीकरण की नीति अपनाई गई। और वैश्वीकरण की नीति आयात और निर्यात के लिए परमिट की जगह पर वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। दोस्तों उदारीकरण का अर्थ है सरकार के द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से इकोनॉमी को मुक्त करना, अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों और नियंत्रणों के संबंध में उदार होना। यह मुख्यतः उद्योगों और अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन मूलतः एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक उद्यमों के स्वामित्व का हस्तांतरण सरकार से हटकर निजी क्षेत्रों को जाता है। अर्थात निजीकरण से आशय है निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर के उद्यमों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना और उनका प्रबंधन करना। और अगली है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार, पूंजी और प्रौद्योगिकी के प्रवाह के माध्यम से जोड़ना। अर्थात इसका व्यापक अर्थ है देश की इकोनॉमी को विश्व की इकोनॉमी के लिए खोलना, यानी आयात निर्यात को आसान बना देना और वैश्विक पूंजी प्रवाह को आसान बना देना। दोस्तों इन आर्थिक सुधारों के बाद
देश में कई तरह के बदलाव हुए। देश में अब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया। कई ऐसे क्षेत्र जिसमें अभी तक केवल सरकार ही काम कर सकती थी, उन्हें अब निजी क्षेत्रों को दे दिया गया। इसके साथ ही साथ निजी क्षेत्र को विदेशी कंपनियों से करार करने के लिए छूट दी गई। यानी तमाम तरीके से बदलाव किए गए। जैसे कि उन उद्योगों की संख्या घटा करके मात्र 18 कर दी गई जिनके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक था, और वर्तमान में मात्र 5 उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस तथा रक्षा से संबंधित सामान। दूसरा है बारूद, औद्योगिक विस्फोट और प्रस्फोटक फ्यूज। तीसरा है खतरनाक रसायन, और चौथा तंबाकू, सिगरेट और अन्य संबंधित उत्पाद। और पांचवा है मादक पेय, एल्कोहलिक ड्रिंक। 1991 से पहले सरकार ने घरेलू निजी कंपनियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, मूल्य नियंत्रण या माल पर वित्तीय नियंत्रण, आयात लाइसेंस, विदेशी मुद्रा नियंत्रण, प्रमुख कंपनी निवेश पर सीमाएं आदि उनमें से एक थे। आर्थिक सुधारों के बाद इनमें काफ़ी छूट दी गई। नए आर्थिक सुधारों के तहत नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आवंटित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 8 कर दी गई, और 2010-11 में इन उद्योगों की संख्या घटा करके केवल 2 रह गई हैं, 2 कर दी गई हैं, परमाणु ऊर्जा और रेलवे। दोस्तों, निजीकरण के तहत जो प्रमुख सुधार किए गए उनमें निम्नलिखित सुधार थे। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को सार्वजनिक और वित्तीय संस्थानों को बेच दिया। उदाहरण के लिए सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड के शेयर बेच दिए और ये निजी से उद्यमियों के हाथों में चले गए। सरकार ने उन पीएसयू में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी जो घाटे में चल रहे थे। इसका तात्पर्य साफ था कि सरकार उन उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेच दिया। सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की कीमत के उद्यमों को निजी क्षेत्र को बेच दिया। और दोस्तों, वैश्वीकरण के तहत जो प्रमुख सुधार किए गए उनमें निम्नलिखित थे। जैसे इस औद्योगिक नीति में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में 51% तक विदेशी पूंजी की स्वीकृति दी गई। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरुआत 1991 में की गई और पोर्टफोलियो निवेश की शुरुआत 1994 में की गई। दोस्तों, कई क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 40 से लेकर के 100% तक बढ़ा दी गई। 47 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में बिना किसी प्रतिबंधों के 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति दे दी गई। इस नीति के लागू होने से भारत में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ा, जो कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती प्रदान किया। इसके साथ ही साथ आयात पर सीमा शुल्क लगाया गया और निर्यात पर लगाए गए शुल्कों को धीरे धीरे घटाया गया, ताकि भारत में अर्थव्यवस्था को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक बनाया जा सके। विदेशी व्यापार पर सभी प्रकार के नियंत्रण को हटा दिए गए। इसके साथ ही साथ विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था और इसकी जगह पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फेमा अधिनियम लागू किया गया था। तो दोस्तों, इसी प्रकार नई आर्थिक नीतियों के तहत तमाम तरह के सुधार अपनाए गए, जिसने उस समय भारत की गिरती आर्थिक स्थिति को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।